नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस कोरोना महामारी के बीच में एक ब्लैक फंगस उस तरह से हमारे बीच आया है जैसे कि कहा जाता है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो इस महामारी से ही लोग त्रस्त थे और वैसे में दूसरा ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस के कारण काफ़ी लोग चिंतित है, भय का वातावरण है, परंतु यह हमें समझने की ज़रूरत है कि ब्लैक फंगस जो है काफ़ी रेयर डिजीज है। हजारों में किसी एक को हो सकता है और ऐसा भी नहीं है कि यह डिजीज आज ही उत्पन्न हुआ है, नया डिजीज है। यह काफ़ी समय पहले से भी होता आया है, पिछले बार भी हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग इसलिए है कि जो कोविड मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल से बाहर निकल कर आ रहे हैं, पोस्ट कोविड पीरियड बिता रहे हैं, तो उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि ये बीमारी रेयर है परंतु काफ़ी गंभीर है और इस कारण से थोड़ी सी चिंताजनक बात है, परंतु डरने की कोई बात नहीं है। इस बीमारी के संबंध में आज हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह ब्लैक फंगस है क्या, कैसे यह फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका फिर कैसे ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि यह बीमारी हमें नहीं हो। तो ब्लैक फंगस एक फंगस यानी कवक समुदाय के यह सूक्ष्म जीव हैं जिसका कि नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये म्यूकर माइकोसिस है जो कि कवक समुदाय का है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी सजीव जगत है, सजीव जगत को W.H. विटेकर ने 5 भागों में बांटा था। तो पहला तो मोनेरा हो गया जिसमें कि बैक्टीरिया आता है। वायरस को तो जीवित या सजीव की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। हम लोग जंतु की श्रेणी में आते हैं, पेड़ पौधे पादप की श्रेणी में आता है और ये प्रोटिस्टा जो है वो अमीबा जैसे एक कोशिकी प्राणी है और ये कवक। तो वास्तव में यही कवक जो है इसी को हम इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। तो यही फंजाई समुदाय के यह सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे सांसों के जरिए हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर हमें बीमार करता है और इस फंगल इन्फेक्शन के बाद गैंग्रीन जैसी समस्या हो जाती है और कई बार हम इसको अगर अनदेखा करते हैं और काफ़ी सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो उस अंग को काट कर निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाता है, जो कि थोड़ी सी चिंताजनक है। परंतु ये जान लीजिए कि ये किसको होता है और कैसे होता है तो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका इफेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इफेक्ट क्या है? तो इसमें साइनस, एक साइनस है। साइनस ये हमारे जो नाक है उसके अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, यहाँ तक गाल तक और इसके ऊपर ये साइनस है। तो साइनस में दर्द रहता है। इस यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये साइनस है, ये यहाँ पर थोड़ी सी लालिमा छा जाती है, पहला लक्षण है। दूसरा, आंख जो है सूज जाता है। तो आंख, ये देखिए आंख सूज गया है, इसमें सूजन आ गया है और कभी कभी तो यह थोड़ी सी गंभीर अगर हो जाती है तो आंखों को निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है और आंख अपने आप बाहर भी निकल पड़ जाता है। तो इस स्थिति में ये बीमारी काफ़ी घातक है। और उसके बाद फिर फेफड़े को संक्रमण करता है और स्किन को भी संक्रमण करता है। स्किन में पहले भी संक्रमण होता रहा है, आज भी हमें दांत खाज खुजली जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। दांत खाज खुजली के अलावा कई सारे बीमारी है जैसे कि गंजापन है या महिलाओं में होने वाली लिकोरिया वगैरह, ये सब जो है कवक यानी फंगल इन्फेक्शन के ही माध्यम से होता है। यह कोई नई बीमारी नहीं है, पुराने जमाने से यह बीमारी है। पिछले साल भी इसके कई मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस बार जो बीमारी दूसरी लहर, कोविड का जो दूसरा लहर है, काफ़ी तेज गति से आया और काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत पड़ी है। और इस कारण से हॉस्पिटल से बाहर निकलकर आए उन लोगों में जिनकी की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, जो डायबिटीज से ग्रसित रहे हैं और जिनको कि लंबे समय तक स्टेरॉयड चला है और इस कारण से वो बाहर आए हैं। अस्पताल के भी कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण से ये फंगल इन्फेक्शन लोगों में हो रहा है। तो ये अंततः ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और ब्रेन को इफेक्ट करने के बाद व्यक्ति फिर कोमा में जा सकता है। आइए हम चर्चा करेंगे इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे फैलता है। ये देखिए कि फंगल इन्फेक्शन है कहाँ। तो
तो हमारे वातावरण में मौजूद है। जैसे कि आज हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ भी अगल बगल में जो डस्ट पार्टिकल है या कोई नम स्थान है तो वहाँ पर भी फंगस हो सकता है। रोटी में, ब्रेड में जो अगर थोड़ा सा नम है और 2-3 दिन रह गया तो उसमें भी फंगल हो सकता है। अगर हम कपड़ा भिगा के और कुछ दिन तक रख देते हैं, 1-2 दिन तक, तो वहाँ भी फंगल हो सकता है। जो खराब हुई सब्जियाँ, सड़े हुए सब्जी, टमाटर, भिंडी, बैगन, ये सब में भी फंगल हो सकता है। तो हमारे वातावरण में फंगस है और इससे बचना मुश्किल है और प्रतिदिन इसके हम अधिकांश लोग इसके संपर्क में आते हैं और हमारे सांसों के जरिए, ये वातावरण से हमारे सांसों के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। परंतु सभी पर हमला नहीं करता है। जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है उसको यह संक्रमित नहीं कर पाता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले पर तेज़ी से हमला करता है और ठीक वायरस की ही तरह इसको चूँकि वहाँ पर पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है शरीर में आकर, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाता है और धीरे धीरे कई अंग को इफेक्ट करता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। और चूँकि हाल फिलहाल में कोविड-19 से संक्रमित या पोस्ट कोविड में जो लोग हैं, यानी कोविड के इलाज से ठीक हो गए हैं, अस्पताल से बाहर निकल कर आए हैं और इस कारण से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ और इस कमज़ोर इम्यून सिस्टम के वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैक फंगस के वो शिकार बन रहे हैं। और वैसे लोगों में जिन्हें कि स्टेरॉयड की अधिकता, स्टेरॉयड एक दवा है जो कि कोरोना में जीवन रक्षक दवा है। कोरोना में जो हमारा फेफड़ा जब अफेक्टेड हो जाता है तो फेफड़ों पर क्या करता है कि वो म्यूकस की परत बिठा देता है। उस म्यूकस की परत को हटाने के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे रेमडेसिविर है, डेक्सोना है, तो इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो डेक्सोना एक प्रकार का स्टेरॉयड है और लगातार लंबे समय तक अगर स्टेरॉयड चला है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण कि ब्लैक फंगस आसानी से हमारे शरीर पर हमला करता है और वो अपना हमें बीमार करता है। अस्पताल में क्यों लोग संक्रमित हो रहे हैं ब्लैक फंगस से? तो इसके पीछे कई वजह देखा गया है, जैसे कि सलाइन वाटर के जरिए भी वो चूँकि नम है तो वहाँ से भी जा सकता है। और उसके बाद एक ह्यूमिडिफायर वाटर होता है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नीचे जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ जो एक बॉटल लगा हुआ रहता है जिसमें पानी होता है, उससे देखा जाता है कि ऑक्सीजन वास्तव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर जो पानी होता है वो काफ़ी पुराना होने के कारण वहाँ से भी फंगल इन्फेक्शन वो ऑक्सीजन मास्क के जरिए, हमारे सांसों के जरिए अंदर आ सकते हैं और इसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि पोस्ट कोविड या फिर कोविड से संक्रमित लोगों में जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है और मिल रहे हैं, उसके ये एक कारण हो सकते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि कोविड-19 से ग्रसित जो लोग थे जिनका उपचार और इलाज चल रहा था वो तो ब्लैक फंगस के शिकार हो ही रहे हैं और कौन कौन से लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग होगा ही, परंतु ये हम जान लेते हैं कि ऐसे लोगों पर खतरा है। तो जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज है, जिनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो पहले से हो या फिर स्टेरॉयड का लगातार सेवन किया गया है उस वजह से हुआ है, जिनको कैंसर हो या फिर HIV एड्स है, जिनका हाल फिलहाल में अंग प्रत्यारोपण हुआ है या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया है, स्टेम सेल के द्वारा जो अंग का विकास किया जाता है और वो हमारे शरीर में जो इम्प्लांट किया जाता है, जैसे किडनी है, लीवर है, वो हुआ हो, या फिर जैसे WBC की कमी है, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाता है। जब भी कोई बाहरी सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं तो उन पर WBC एक फौज की माफिक वो टूट पड़ता है और उसे समाप्त कर देता है। तो चूंकि WBC की अगर कमी रहेगी तो फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा और इस कारण से हम किसी भी बीमारी का शिकार जल्दी होंगे। तो ये फंगल है, ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। कुपोषण है, जिनकी खान पान अच्छा नहीं है तो उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है तो उसे भी कर सकता है। अगर शरीर में उच्च लोहा की मात्रा है तो ये भी जो है इसके कारण से भी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। लंबे समय तक जो स्टेरॉयड लेने वाले लोग हैं, इंजेक्शन के द्वारा जो नशा करने वाले लोग हैं, उनको भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर स्किन इंजरी है, जैसे कि जल गया हो, कट गया हो और घाव हो, तो वो भी हम चूंकि वातावरण में रहते हैं, कहीं भी अगर संपर्क में आएंगे तो वहाँ से भी फंगस का संक्रमण हो सकता है।
अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से व्यक्ति ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, ब्लैक फंगस बीमारी के लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के जो साइन और सिम्टम्स हैं उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। साइन अलग होता है, सिम्टम्स अलग होता है। साइन एक ऐसे लक्षण को कहा जाता है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, हमारे शरीर में हम अनुभव करते हैं, परंतु वह दूसरी कारण से भी हो सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो रहा है तो ब्लैक फंगस ही है। जैसे कि आप बुखार, खांसी, सरदर्द ये ले लीजिए, तो ये दूसरे कारण से भी होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या किसी अन्य वजह से भी हमें सर्दी, खांसी, बुखार ये हो सकता है। परंतु यह भी एक है कि अगर ब्लैक फंगस का होगा तो ये लक्षण आएंगे, इनको साइन कहते हैं। जो जो लाल रंग से दिखा हुआ है तो वो हम रखे हैं सिम्टम्स के, कि ये है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो ब्लैक फंगस से संक्रमित हो सकते हैं। उसके बाद छाती में दर्द हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये धीरे धीरे फेफड़ा पर अटैक करने लगता है और फेफड़ा को संक्रमित करने के बाद हमें सांस लेने में ठीक उसी प्रकार दिक्कत होने लगता है जैसे कि कोविड-19 के गंभीर स्थिति में गए हुए मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। उसके बाद चेहरे का एक तरफ सूजन, यानी ये जो अगर यहाँ से हम डिवाइड करें और इसका एक पार्ट या तो इधर या इधर अगर सूज गया हो एक तरफ, तो ये एक साइन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है, परंतु ये साइन हो सकता है। गाल के हड्डी में दर्द, अगर ये हड्डी जो यहाँ पर है जैगोमेटिक बोन है, तो ये अगर इसमें अंदर में अगर दर्द कर रहा है तो यह भी एक साइन हो सकता है। नाक बंद होना, तो नाक तो सर्दी में भी हमारी बंद हो जाती है, परंतु नाक के ऊपर काली पपड़ी जमना, यहाँ पर अगर काली पपड़ी जम रहा है तो यह भी एक साइन हो सकता है। परंतु अगर नाक से पानी या फिर लगातार जो है ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है या ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है और साथ साथ में खून भी आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक प्रकट करता है या शो करता है कि ये ब्लैक फंगस के शिकार व्यक्ति हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त आंख लाल हो जाना, आंखों में सूजन हो जाना, पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसके अतिरिक्त खूनी उल्टी हो सकता है। अगर खूनी उल्टी हो रहा है, यानी उल्टी के साथ साथ अगर ब्लड आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस के शिकार हैं। तो ये सब लक्षण हैं। उसके अतिरिक्त मल में खून आना, दांत दर्द होना, पहले तो दांत दर्द होता है, बाद में दांत झड़ने भी लगते हैं, तो ये है। फिर त्वचा का लाल होना या गर्म होना या दर्द करना, ये सब भी साइन है। और मानसिक स्थिति थोड़ा सा डगमगा जाना, जैसे कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका क्रम जो है वो निर्धारित नहीं कर पाना, या जो हमें करना चाहिए उसके बदले में हम मतलब अपना जो बुद्धि विवेक इंटेलेक्चुअलिटी जो हम लगाते हैं तो उसको सही से हम प्रयोग नहीं अगर कर पाते हैं तो यह एक साइन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक फंगस के साइन और सिम्टम्स है। अगर ये रेड कलर से जो है खूनी उल्टी होना, मानसिक स्थिति डगमगाना, तो ये एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इसी बीमारी में देखने को मिलते हैं, दूसरे किसी बीमारी में मिल सकता है, परंतु यहाँ पर यह तय हो जाता है कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक्जुलरी सिम्टम्स हम दिखाए हैं, साइन दिखाए हैं, तो वो भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में ये सारे लक्षण दिखे, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण भी दिख सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 में होता है, किसी का टेस्ट मिल जाता है, किसी का नहीं जाता है, किसी का बुखार आता है, किसी को नहीं आता है, तो ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, यानी जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम शुरुआती लक्षण को पहचान लिए और तुरंत हम डॉक्टर से यदि संपर्क कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉपर इलाज के माध्यम से कई सारी दवाएं हैं और कई इलाज के मैकेनिज्म है, उसके जरिए हम स्वस्थ होकर घर लौट सकते हैं। परंतु अगर हम देर किए तो ये शरीर में इसका संक्रमण फैल जाता है और धीरे धीरे ये हमारे स्किन या नोज के जरिए वो लंग्स में चला जाता है और लंग्स से फिर ब्लड में और ब्लड के माध्यम से फिर आगे स्प्लीन और हार्ट में भी चला जाता है। बाद में व्यक्ति कोमा में जा सकता है या किसी अंग को निकालना पड़ सकता है। हाल फिलहाल में ही एक दो खबर में आया कि एक व्यक्ति को जबड़ा और आँख निकालना पड़ गया, तो ये काफ़ी गंभीरता की स्थिति है। तो आइए हम जटिलता की बात करते हैं। ये रक्त के जरिए दूसरे भाग में फैल सकता है, जैसे स्प्लीन है और फिर हार्ट है, और जिसके कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंधापन हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है,
खून का जम जाना, यानी ब्लड क्लोटिंग हो सकता है शरीर में। अगर ब्लड क्लोटिंग होगा तो उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, जो हमारा नस है, जो न्यूरॉन्स है या जो नर्वस सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारा शरीर पर कंट्रोल रहता है, तो वो डैमेज हो सकता है और व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है। और इस बीमारी का सबसे बड़ी गंभीरता यह है कि इसकी मृत्यु दर अभी फिलहाल 54% है। हालांकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे इलाज के नई नई तकनीकें खोजे जा रहे हैं, जिससे इसमें कमी आने की काफ़ी संभावना है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के अलग से वार्ड बनाए गए हैं, देश भर में इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो है कमी आएगी इसमें। ये तो थे इस बीमारी के लक्षण। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो इलाज पर हम एक नज़र गौर फरमाते हैं। अगर इलाज की बात किया जाए तो इस बीमारी में सबसे पहले अस्पताल में या डॉक्टर एक फिजिकल एग्ज़ाम करते हैं। फिजिकल एग्ज़ाम के अंतर्गत नाक से जो फ्लूइड निकाल कर या ब्लड का सैंपल लेके फिर वो टेस्ट करते हैं। और जो भी पूर्व में इलाज चला है, जिन अस्पतालों में इलाज चला है और कौन कौन सी दवाई चली है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्लूइड निकाल कर लैब में उसका टेस्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर इसका बायोप्सी भी किया जाता है। बायोप्सी शरीर का कोई फ्लूइड या कोई छोटा सा मांस काट कर और उसे लैब में जांच के लिए भेजा जाता है और वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर देखा जाता है कि संक्रमण का प्रभाव कितना है और ब्लैक फंगस है या नहीं। इसके अतिरिक्त अगर संक्रमण छाती या ब्रेन में हुआ है या शरीर के किसी भी भाग में हुआ है तो इसमें CT स्कैन या फिर MRI करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम इसमें दवाई की बात करें तो दवाई में आप देखिए कुछ ड्रग हैं जो कि ICMR और कई सारे डॉक्टरों ने जो प्रिस्क्राइब किया है। हालांकि ये डॉक्टरों की ही सलाह से और डॉक्टर के द्वारा ही लिया जाना चाहिए। एक दवा है एम्फोटेरिसिनिन B। ये दवा काफ़ी उपयोगी है और इसे डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अब ये कितना कारगर है अभी आगे इसका रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा। और एक है कोसाकोमाजोल। ये 2 दवाई हैं। और इसके अतिरिक्त अगर पेशेंट जो है रोगी अगर गंभीर स्थिति में चला जाता है, जो उस स्थिति तक ना पहुंचे तो अच्छी है, तो वो सर्जरी करना पड़ता है। और सर्जरी करके जो अफेक्टेड भाग है जैसे कि आँख, जबड़ा या कोई भाग, उसको जो है वो निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे इसको और ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो डॉक्टर लोग सबसे पहले तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं। फिर स्टेरॉइड्स जो दिया जा रहा है, अगर कोरोना का इलाज चल रहा है तो उसमें जो स्टेरॉइड दिया जा रहा है लंबे समय से या अधिक मात्रा में, तो उसको थोड़ा कम किया जाता है। और उसके बाद ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो लगता है पानी का बोतल, तो पानी में स्टरलाइज वाटर को उसमें रखा जाता है। पुराना वाटर से चूँकि ये फैलता है। और इसके अतिरिक्त रोगी को लिक्विड की अधिक मात्रा दिया जाता है, ORS घोल वगैरह इस प्रकार का। चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं प्रिवेंशन की। बीमारी हो जाने के बाद जो हम इलाज कराएंगे, उसके लक्षण देखेंगे या फिर उसमें कितनी सीवियरिटी होगी, तो इससे बेहतर है कि हम बीमारी ना हो इसका प्रिवेंशन कर लें। ऐसे भी कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव जो है वो इलाज से बेहतर उपाय है। तो आइए, तो क्या क्या बचाव हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन में देखिए कि अब बचाव तो हम बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस के जो है ये बीजाणु यानी स्पोर, ये स्पोर वातावरण में हर जगह मौजूद है, जो कि सांसों के जरिए प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी उस फंगल स्पोर को शरीर में टिकने नहीं देता है, उसे हटा देता है, उसे रिमूव कर देता है और हम फिर स्वस्थ रहते हैं। तो बीजाणु देखिए हर जगह उपलब्ध है, जैसे फफूंद लगे रोटी, सड़े हुए सब्जी, नम स्थान, नम कपड़े या फिर इन्वायरमेंट की किसी भी जगह में वे सर्वत्र उपलब्ध हैं। तो हम इससे बच नहीं सकते हैं, परंतु रिस्क को कम किया जा सकता है। रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं? तो कुछ परहेज कर सकते हैं और कुछ जो है चीज़ों को हम, अच्छी आदतों को हम अपना सकते हैं। तो परहेज में क्या कर सकते हैं कि जहाँ भी अगर अधिक मात्रा में धूल हो, अधिक मात्रा में अगर धूल है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। जहाँ अधिक मात्रा में धूल है वहाँ हम नहीं जाएंगे। मिट्टी के संपर्क में
अगर कोविड का पेशेंट हो और हाल फिलहाल अस्पताल से रिलीज होकर आया हो तो उन्हें मिट्टी के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। किसी भी स्थान पर अगर निर्माण हो रहा है या खुदाई हो रहा है तो निर्माण या खुदाई के स्थान पर नहीं जाना है। प्रदूषित जल नहीं पीना है, बाढ़ का पानी के संपर्क में नहीं आना है। तो ये सब हो गए आपके कि परहेज करना है। अब है क्या कि क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, उसी तरह से फंगल एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाकर हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मास्क लगाइए, क्योंकि सांसों के जरिए ही ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है। कोरोना का वायरस भी सांस के ही जरिए आ रहा है, अभी जो नवीनतम शोध है तो ये सांस के जरिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक एडवाइजरी ICMR के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है, ICMR के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ICMR के द्वारा। और उसी के तहत जो है इन सब बातों को, जो अभी नया शोध हुआ है, नया रिसर्च जो हुआ है, और उस रिसर्च के आधार पर जो एडवाइजरी जारी किया गया, उस एडवाइजरी के आधार पर इन सब बातों को हम यहाँ पर रख रहे हैं। ये कोई बनाया हुआ बात नहीं है और उसके द्वारा जो किया गया है। तो उसमें क्या है कि दोहरा मास्क लगाइए। अभी कोविड के संक्रमण रोकने के लिए भी पहले तो N95 मास्क के बारे में कहा गया था, फिर कहा गया कि आप सिंपल जो है सर्जिकल मास्क या कपड़ा का मास्क भी लगा सकते हैं, या फिर गमछा से भी ढक सकते हैं। इस तरह से काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा है। परंतु अभी जो नवीनतम शोध और रिसर्च के बाद जो एडवाइजरी जारी किया गया है कोविड के लिए भी और ब्लैक फंगस के लिए, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप 2 मास्क लगाइए। 2 मास्क कैसे? तो एक तो जैसे सर्जिकल मास्क है, तो ये सर्जिकल मास्क अगर हम लगा लिए हैं तो ये सामने से अगर कोई व्यक्ति है और वो हमसे बात कर रहा है या छींक रहा है या खांस रहा है तो उसका ड्रॉपलेट जो है तो वो इसके अंदर प्रवेश होने की लगभग जो है 5 से 7% संभावना रहती है, ये सर्जिकल मास्क के द्वारा। लेकिन अगर इसके ऊपर से अगर हम एक कपड़ा का मास्क लगा लेते हैं तो वो ये सूती का कपड़ा का है, सूती कपड़ा का मास्क है, ऐसे लगा लिए तो इससे क्या होता है कि जो फंगल या फिर वायरल जो ड्रॉपलेट है, जो जल की कण के साथ हमारे तक पहुंच रहा है, तो वो क्या है कि सूती कपड़ा में ही सोख लेगा और वातावरण की हवाओं के साथ वो सूख जाएगा, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो अभी कोविड से बचाव के लिए और फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए, ब्लैक फंगस से बचाव के लिए, म्यूकरमाइकोसिस से बचाव के लिए हमें डबल मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त देखिए जिसका कमज़ोर इम्यूनिटी है वो धूल और मिट्टी से उसे दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त त्वचा को हम किसी भी प्रकार से सुरक्षित करें। सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? तो सुरक्षित करने के लिए हम जूता पहने, ग्लव्स पहने, लंबा लॉन्ग पैंट पहने, लंबा ट्राउजर, लंबे बाह वाले शर्ट पहने ताकि त्वचा का कम से कम भाग खुला रहे। हाथ में हम ग्लव्स पहने और इसके अतिरिक्त जो है वो साबुन का हमेशा प्रयोग करें, हाथ धोते रहें और स्नान करें। गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं अगर मिट्टी वगैरह में काम करके आए हैं, या फिर ऐसा जहाँ पर डस्ट पार्टिकल हो और डस्ट के संपर्क में आए तो वहाँ से हम गर्म पानी में स्नान कर सकते हैं, साबुन से हम हाथ वगैरह को धो सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक फंगस पर जो बनाया गया यह वीडियो है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी जागरूकता बढ़ी होगी, और इसकी और जागरूकता समाज में फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए लोगों के बीच, ताकि ब्लैक फंगस से, कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के साथ जो जंग लड़ रहे हैं तो उसमें हम जंग जीत सकें। जय हिंद।